हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट की खबरें हम अक्सर देते हैं और बहुत ही दिलचस्पी से लोग देखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं। उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हमने आपको कल ही एक प्रोग्राम में यूक्रेन के कुछ हालात के बारे में बताया, लेकिन उसको और गहराई से जानने के लिए क्या कुछ है, अमेरिका और रूस का टकराव क्यों है, नेटो का मेंबर क्यों नहीं बनने देना चाहता रूस यूक्रेन को, और उसके साथ साथ और क्या कुछ है इसमें पूरी यानी एक तरह से इस हद तक भी कहा जा रहा है कि अगर जंग शुरू हुई तो दुनिया बदल जाएगी। इस तरह की भी धमकियां दी गई हैं और अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। तो इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो दुनिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत मुल्कों में दौरे किए हैं, देखा है और दुनिया को समझा है। मैं समझता हूं उनसे बात करेंगे तो और भी बहुत चीजें मालूम होंगी। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप शुक्रिया। ये बताइए कि यूक्रेन का क्या मसला है, शुरू में कम से कम थोड़ा सा ये बता दीजिए कि असल क्या इशू है और किस तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ये जो मेन इशू इस वक्त जो ईस्टर्न यूरोप, खासकर मशरकी यूरोप जो है, इसमें हालात बहुत नाजुक है। और जैसे बात की जा रही है कि तीसरी जंग शायद छिड़ने वाली है, वो तो एक बड़ी सिचुएशन बहुत नाजुक है। बेसिकली मसला ये है, ये दो पावर्स जो थे कोल्ड वार के दौरान, एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था रशिया। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन और इसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका ही एक पावर रहा और पिछले 30 सालों से ये डोमिनेट करता रहा वर्ल्ड अफेयर्स, जिसमें चाहे वो इनका इंटरवेंशन रहा अफगानिस्तान में, इराक में रहा, लीबिया में रहा, सीरिया में रहा। यहाँ से उन्होंने कोशिश की नॉर्थ कोरिया और साउथ चाइना, ताइवान के मसले पर, हर तरफ उन्होंने अपनी डोमिनेंस। लेकिन पिछले 8-10 साल से पुतिन असर्ट करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि अमेरिका को हम कन्फ्रंट कर सकते हैं। हम्म। इसकी पहली मिसाल थी जब यूक्रेन का ही एक हिस्सा क्रीमिया उन्होंने इनेक्स किया। उस दौरान लड़ाई भी हुई। ये एक टेस्टिंग केस था रशिया के लिए। उस वक्त यूरोपियन पावर्स ने कंडेमनेशन या कुछ लफाजियात या सैंक्शंस के अलावा रशिया के खिलाफ कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। उसके बाद रशिया ने मिलिटरीली सीरिया में भी इंटरवेंशन किया हम्म। और यहां भी दिखाया यूएस और इसके जो एलाइज को कि वो इंटरवेंशन कर सकता है, और बशर अल असद गवर्नमेंट को उसने बचाया। हम्म। उस वक्त हालात ऐसे थे सीरिया में कि 80% जो टेरिटरी थी सीरिया की, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रेजिस्टेंस फोर्सेस, जिन्हें कहते थे मिलिटेंट्स कहते थे, कुछ कुर्दों के, कुछ दूसरे जो ग्रुप्स वहां पर इमर्ज हुए थे विद द बैकिंग ऑफ यूएस और अरब कंट्रीज, उनका कंट्रोल था। लेकिन हालात सालों में बदल गए। अब हालात ये है कि 95% पर असद रजीम का कंट्रोल है। अभी आप देखिए रिसेंटली कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए, रशिया ने अपने जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फौज भेजी और उसको क्रैश किया। वो ये एक मैसेज देना चाहता है अमेरिका को कि यूनिपोलर वर्ल्ड में जो पिछले 30 साल से आप डोमिनेंस रख रहा है, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। इसको हम ऐसे ही आपको जाने नहीं, आप वो बड़ी ताकत नहीं रही है जिसका आप यानी क्या दावा भी कर रहा था और असर्ट भी कर रहा है। ये बेसिकली ईगो क्लैश है इसमें। अभी अगर ये जो देखिए हालात देखिए, यूक्रेन का मसला क्या है। एक तरफ वो कहता है ये जो सारे अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के हिस्सा रहा है, इसमें खासकर जो ईस्टर्न यूरोप, इट वाज ऑलवेज विद सोवियत यूनियन।
इवन रोमानिया था, अल्बानिया या दूसरे कंट्रीज, वो सोवियत यूनियन के उनके लिंक्स थे वहां पर। ये चूंकि यूक्रेन इसके बॉर्डर के नजदीक ही है, बेलारूस और इसके नजदीक है, वो चाहता है कि इनके वहां पर यूएस और खासकर नेटो फोर्सेस जो है अपने जो बेसिस, अपना जो उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है उसको खत्म करे। यहां तक कि वो भी ये भी डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर ना बनाया जाए। ये एक किस्म का उनका ये है। अब बेसिकली ये देखना है कि इस जंग में, अभी तक तो ये चल रहा है लफाजियत का, जो एक दूसरे पर एलिगेशन, मुझे नहीं लगता है जंग हो जाए, इनेविटेबल है वो इन प्रेजेंट कंडीशन, क्योंकि इसमें तबाही होगी, बड़े पैमाने पर तबाही होगी। और जो हालात है ऑलरेडी दुनिया के जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इतने खराब है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान वेस्टर्न पावर्स को होगा बनस्बत रशिया को, क्योंकि रशिया में इकोनॉमिक जो क्राइसिस है कई सालों से चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मसलन रशिया ने धमकी दी कि वो जो गैस और ये जो यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई वो उसको बंद करेगा, जिससे आप देखते हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर क्रूड प्राइसेस जो है बहुत अप हो गए हैं। इसलिए ये देखना है ये कैसे हल होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने जो बिग पावर्स है इन्होंने एक टफ पोजीशन ली है, वो अपनी पोजीशन में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। अब ये देखिए ये यहाँ रहा है इनका, इसमें अब नया एलिमेंट आया है, चाइना ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया रशिया को इस मसले पर। और चाइना जो पिछले 90s में वो बिग पावर्स था लेकिन इतना नहीं था जैसे रशिया और यूएस था। अब इन 30 सालों में चाइना इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली एक बड़ा पावर बन गया है। वो भी इसी तरह एसर्ट करने लगा है, चाहे साउथ चाइना सी है, ताइवान पर है, दूसरी कंट्रीज में उसका एक्सपेंशन हो रहा है। इसने सीपैक बनाया है पाकिस्तान के साथ, ईरान को $350 बिलियन का उन्होंने लॉन्ग टर्म जो है 20 साल का जो इनके साथ एग्रीमेंट किया है। सेंट्रल एशिया में बढ़ रहा है, अफ्रीका में उसका जो है, अमेरिका को ये लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं ये लूज कर रहा है अपनी, ये इसकी जो ग्रिप थी दुनिया के ममालिक पर, इनकी जो ग्रिप है वो लूज कर रहा है। इराक में इन्होंने विड्रावल के बाद अब ये हालत है कि मसलन जो सीरिया है, सीरिया इज अगेन गेटिंग एडमिटेड इन अरब लीग। अरबों ने जो गल्फ कंट्रीज है दे हैव स्टार्टेड उनको इनवाइट भी कर रहे हैं। वो नई चेंज आई, ये इस वजह से आई है, उनको भी लगा कि अब वो इस हुकूमत को गिरा नहीं सकते हैं। पिछले 10 साल के दौरान जो उन्होंने वहां पर किया है, जब एक वक्त ऐसा है कि ये गिरने वाली थी, उसके बाद अब वो पूरे कंट्रोल में आया है, थिंग्स बहुत बेटर हो गया है। इस सिलसिले में खासकर जब से बाइडेन आया है, इसको कहते हैं ये फॉरेन एक्सपर्ट है। इसमें जो ट्रंप के जमाने में जो दूरी हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड की अमेरिका के साथ, उसको वो पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जमाना बदल गया है, वो नहीं रहा है अमेरिका। वो अफगानिस्तान में विड्रावल के बाद, अफगानिस्तान में उनके जो विड्रावल के बाद पता चला इसका इतना ही जो है 20 साल के बाद भी वो कुछ नहीं कर सका अफगानिस्तान में, बजाय सिर्फ एक ही चीज हुआ, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। शेख साहब, एक चीज जरा आगे बात बढ़ने से पहले, नेटो का मेंबर होने के क्या मानी है, आम लोगों को थोड़ा सा अगर बताया जाए, क्योंकि रूस चाहता है कि ये नेटो का मेंबर ना बने यूक्रेन। देखिए, ये अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान इन्होंने बनाया नेटो, ये एक मिलिट्री अलायंस है,
इसी तरह इन्होंने साउथ एशिया में सीएटो और सेंटो बनाया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, ईरान भी उसके ज़माने में, टर्की भी उसका मेंबर था। वो तो उसका कोलैप्स ही हुआ विद आफ्टर दैट। ये एक मिलिट्री अलायंस है जहां ये अपने जो एलाइज है उनके साथ मिलिट्री एक अलायंस चल रहे हैं, ताकि इन केस कोई बड़ा हमला हो जाएगा तो नेटो कंट्रीज विल बी यूनाइटेड ऑन दैट इशू। ये तो एक है। हालांकि यूक्रेन के लिए बड़ा नहीं है, लेकिन यूक्रेन की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको ये प्रॉप अप करना चाहते हैं अगेंस्ट रशिया। ये इनकी सबसे बड़ी ये जो है, चूंकि वो खुद इसके साथ डायरेक्टली बगैर एक्सेप्ट सैंक्शंस रशिया को क्या किया, रशिया को कहाँ इन्होंने कन्फ्रंट किया, जब उसका एक हिस्सा जो है क्रीमिया लिया तो क्या किया इन्होंने उस वक्त, जब अभी जो कजाकिस्तान में उन्होंने फौज भेजी क्या किया या बगैर। अब ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं इसको रोक लगाने की। क्या रशिया इससे रुक जाएगा? ऑलरेडी ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई, चूंकि रशिया ने जैसा कि आपने बताया कि सीरिया में, कजाकिस्तान में, अब मुख्तलिफ मुल्कों में एक अपनी ताकत दिखाई है, बताई है। अब मिलिट्री पावर दिखाया, मिलिट्री पावर दिखाई है, और 1 लाख फौजी बताए जा रहे हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के हैं, और दूसरी तरफ 8,500 फौजियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो ये वैसे भी बहुत ही ताकत का बैलेंस कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। बैलेंस तो है नहीं। एक तो ये जो है लैंड रोड जो है रशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, नजदीक है ना उसके बॉर्डर के साथ, इट वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन लॉन्ग। दूसरी तरफ आप वहां से भेज रहे हैं, आप इक्विपमेंट भेज रहे हैं, ज्यादा आप डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहे हैं, एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, बैलेंस तो है नहीं। लेकिन ये एक न्यूज आ रही है वहां पर कि यूक्रेन में जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, इनमें कुछ शायद चेचेनिया और की दूसरे ग्रुप से, एक मलेशिया जिसे कहते हैं हम, जो रेगुलर आर्मी नहीं है, उसकी 40-50 साल, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख तक उन्होंने वो रिक्रूटर्स रखे हैं। उन्होंने उनको यकीन दिलाया। जैसे आपने देखा अमेरिका ने सीरिया में क्या किया, खुद तो नहीं है, उसके जो वहां पर जो ग्रुप्स थे, आर्मड ग्रुप्स, उनको आर्म किया, उनको सपोर्ट किया, ताकि वो वहां बशर अल असद गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़े। खुद तो सामने उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया, एयर सपोर्ट दिया, लेकिन मेजर जो इन्वॉल्वमेंट है कन्फ्रंट्रेशन में, मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन में आमने सामने नहीं आए। इसी तरीके से ये यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं इनको आर्म करने के लिए, ताकि रशिया के लिए ये प्रॉब्लम बने। लेकिन ऐसा लगता है बोथ रशिया और चाइना अब ऐसी चीजों से डरने वाले नहीं हैं। वो अपना जो मिशन है उनका, वो बिल्कुल उस पर जा रहे हैं। चाइना के लिए साउथ चाइना जो मसला है या उसका ताइवान का मसला, उस पर वो बार बार यही मसला अभी है। आप देखिए 15 दिन पहले चाइना ने भी कई स्क्वाड्रन जो जहाजों के, लड़ाका जहाज जो है, उनको इस एरिया में गश्त करने के लिए भेजा। अब हर तरफ महाज खुल रहा है, एक तरफ यहां से, दूसरी तरफ यूरोप में। इसमें भी आप देखिए जर्मनी का जो रोल है वो सबड्यूड है। आपने देखा होगा कि जो डिफेंस उनका जो आया था, नेवल चीफ आया था यहाँ, जो उसने स्टेटमेंट दिया है यूक्रेन के बारे में, उसको रिजाइन करना पड़ा। उसमें सबसे ज्यादा ब्रिटेन, अमेरिका और किसी हद तक 1-2 कंट्रीज जो छोटी मोटी कंट्रीज है, वो ज्यादा इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। बड़ी कंट्रीज अभी भी, आप फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा वो कोशिश करेंगे इसको, डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक बार और वो मौका देना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ओनस इज ऑन अमेरिका। वो ये कहता है हम उसको सैंक्शंस लगाएंगे। क्या वो सैंक्शंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? क्योंकि रशिया वो छोटा पावर नहीं है सीरिया की तरह या दूसरों की तरह कि वहां उनको बाहर नहीं जाने दोगे। रशिया एक पावर है, मिलिट्री पावर। हो सकता है इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन
क्या उसको वो जहां भी जाना चाहता है, क्या इसको वो रोक सकेंगे? क्या इनमें इतना दम है, इसको रोक सकेंगे? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। और अफगानिस्तान वार के बाद खुद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के मिनिस्टर्स और लीडर्स ने कहा कि ब्रिटेन के उसने डिफेंस मिनिस्टर, वी आर नो मोर एज बिग पावर। उसने अमेरिका के बारे में भी यही कहा, ये बिग पावर नहीं रहा। अच्छा, अमेरिका ये असर्ट करना चाहता है, जैसे उन्होंने बनाया वो कार्ड के अलावा एक और बनाया मिलिट्री ग्रुप, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है, ताकि वो चाइना को काउंटर करे। इसके अलावा वो सिर्फ इनको मिसाइल्स देते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं, लेकिन क्या कर सकता है बियॉन्ड दैट? वो क्या कर सकता है? ये एक मसला है उनके लिए कि वो हालात नहीं रहे हैं जो 90s में, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। अब चैलेंज करने वाला एक नहीं है, दो है इनके। एक तो इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, वो इसके बारे में ये कहा जाता है बाय 2030 इट विल डिस्प्लेस यूएस एज ए नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इन मामलात में ये एक रसकशी है कि कौन है सिर्फ। अच्छा, इस वक्त जिस तरह के हालात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जमाने में नेटो मुल्कों को एक तरह से दूर किया था और खुद यूरोपियन मुल्कों में अमेरिका पर भरोसे की कमी पैदा हुई थी। वो कई और भी इश्यूज थे। अब रूस पर वो गैस के लिए डिपेंड करते हैं, सर्दी का मौसम है, ऐसे वक्त में क्या खुद यूरोपीय मुल्क अमेरिका की तरफ से किसी भी जंग की हालत में शरीक होना चाहेंगे? देखिए, जंग के मसले में कोई शरीक नहीं होगा। जैसे आपने कहा, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमी मेस में है जब से कोविड चला है। इवन अमेरिकन इकोनॉमी इज, हालांकि कहते हैं इसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी, यूरोप को जिस तरीके से कोविड ने ये किया, वो दूसरी बात गैस के मसाइल है या दूसरे मसाइल जो है, वो वार जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। ये एक नहीं है, इसमें अरबों डॉलर खर्च होते हैं। इसमें क्या किया था ट्रंप ने, नेटो वालों को, इसने पहले ही नेटो को कहा था हम क्यों आपके लिए इतना पैसा बर्बाद करेंगे आपको, बिकॉज दे वर मेजर कंट्रीब्यूटर्स उसमें। तो उसने ये ओपनली उनको कहा आप उसमें कीजिए। हालांकि फिर बाद में यूरोपियन यूनियन और नेटो वालों ने ये कहा हमें भी इसमें उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया। उसके बाद वर्चुअली वो अलहदा हुआ। वो बहुत सारी चीजों से उनसे कहा कि, हालांकि अफगानिस्तान पर पहला सेटअप इसी ने कहा कि हमने जाया किया पैसा वहां, वो लेकिन साथ साथ ये जो है, इससे क्या है, अमेरिका एक सिमट गया। अमेरिका के बारे में ही सोच रहा था, जो उसका जो दूसरे इलाकों में जो इन्फ्लुएंस रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो भी इससे डिसइल्यूजन्ड हो गए थे, एक्सेप्ट ब्रिटेन किसी हद तक उनके साथ हमेशा रहा है। बाकी कंट्रीज ने, खासकर फ्रेंच ने, इनके खिलाफ ओपनली कहा, और ट्रंप और मैक्रोन के दरमियान कभी भी बनती ही नहीं थी। सेम वाज द केस विद मार्कल। लेकिन अब ये चाहता है नहीं, हमें वर्ल्ड अफेयर्स में एक रोल अदा करना चाहिए। तो ये रोल तभी पॉसिबल है जब आप एक वर्ल्ड पावर के तौर पर काम। आपने क्या किया? आप जहां भी गए, क्या आपने उस कंट्री को फिर डिफेंड किया? सारी राह पर छोड़ते हैं कंट्रीज को। मसलन ये तो अमेरिका के बारे में बहुत लोगों ने एक नतीजे के तौर पर यही कहते हैं कि जहां भी अमेरिका दोस्त के तौर पर जाता है उसे तबाह करके निकलता है। अब जो एक असल जो हमारे भारत के लिए अहम है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका, इराक में भी किसी हद तक उसने कॉम्बैट रोल खत्म करके अपने आप को सलाहकार के तौर पर, एडवाइजरी है, एडवाइजरी है। अब एडवाइजरी भी कब तक रहेगा वो यकीनी नहीं है, वहां उसकी भी मुखालिफत बहुत हो रही है। उसके अलावा सीरिया में रूस ने अमेरिका को नाकाम किया है। उसके अलावा कजाकिस्तान का वाकया है, अब यूक्रेन का। ऐसे बदलते हुए पावर डायनामिक्स में
भारत को पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत को क्या कुछ करना चाहिए? क्या कुछ है? आप भारत के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, इंडिया इटसेल्फ एक तो बहुत इमर्ज हुई है पिछले 30 साल के दौरान इकोनॉमिक पावर के, तो मिलिटरी भी इनमें, लेकिन इनके लिए जो है इनकी कोशिश, हालांकि आज अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ने जो रशिया से मिसाइल की डील की है वो उसको नहीं करना चाहिए, इनडायरेक्टली उनको कहते हैं इसको अबंडन कीजिए, क्योंकि वो, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा इस पर ये इतना हावी नहीं होगा अमेरिका, क्योंकि इनके इंटरेस्ट चाइना के खिलाफ मिलते हैं। साउथ चाइना में उनका जो है, भारत इसमें बड़ा इत्तेहादी है, जो कार्ड बना है इसमें अमेरिका और के बाद इंडिया ही एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कार्ड, जो साउथ चाइना सी को फ्री यानी कि नेविगेशन के लिए रखना चाहता है। इसलिए उनके जो है वो इस मामले में आपने देखा कि इंडिया के 2-3 चीजें प्लस पॉइंट्स रहे हैं। ईरानियन न्यूक्लियर डील पर इन्होंने बार बार ईरान का ही साइड लिया और कहीं कहीं या तो एब्सटेन रहे या वोटिंग के खिलाफ हो गए। इवन ऑन सीरियन इशू इन्होंने बार बार जो है मिडल पाथ अडॉप्ट की, और ये अमेरिका को भी पता है। इसी वजह से अमेरिका जब ये मिसाइल डील हुई 400 की, तो उस वक्त अमेरिका ने इंडिया और शायद 2-3 कंट्रीज को वेवर दिया था कि आप कोई वन टाइम वेवर है, आप ये कर सकते हैं कुछ देर के लिए। इसलिए चूंकि इनके दूसरी जगह जो इनके जो इंटरेस्ट है सिमिलर है, इसलिए ज्यादा वो नहीं तवक्का करते हैं कि इंडिया इसमें कोई मेजर रोल अदा कर सकेगा। हाँ, इंडिया का यही रहा है कि वो दोनों पार्टीज को उन्होंने कहा कि आप एक्सरसाइज रेस्ट्रेन कीजिए, इसको बढ़ावा मत दीजिए, तनाव को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, आजकल के दौर के लिए ये सही नहीं होगा। और इसी को मद्देनजर रखकर हमें ये लगता है कि अमेरिका को भी एक लिमिटेशन है। जैसे आपने कहा वो उन्होंने 7,500 भेजे हैं, किसी ने 2,000 भेजे हैं, वो तो सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए भेजे। अब जब लड़ाई छिड़ेगी फिर ये थोड़ी कन्फाइन रहता है एक पे, फिर शुरू करते हैं लेकिन एंड कहाँ होता है किसी को पता ही नहीं है। यानी कि वार थिएटर में एक्सपेंड, इसीलिए दोनों को ये एहसास है, वो फुल्ली धमकियां देते हैं एक दूसरे को, लेकिन उनको एहसास है एक जो ये रेड लाइन है ये शायद क्रॉस नहीं करनी है अभी तक। हाँ, ये चलेगा, एक दौर चलेगा, हाँ, इसमें बहुत लंबा चलेगा रशिया की तरफ से। और रशिया के लिए ये, अगर वो इस मसले में किसी हद तक कामयाब रहा तो ये अपना जो है मिलिट्री पावर का जो है इसका एक बार फिर कहीं ना कहीं वो अपना मुजाहिरा करेगा। तो ये इजीली वो छोड़ने वाला नहीं है इस मसले को। इसके लिए उसने ये दिखाना चाहता है उनको कि मैं, यू कैन नॉट इग्नोर मी, और इग्नोर भी नहीं कर सकता। इसमें इससे असर्ट किया है, जबकि वेस्टर्न पावर्स ने असर्ट नहीं किया इतना। उन्होंने आया, उन्होंने किया तो छोड़ ही दिया फिर। और जब इन्होंने सीरिया में किया या अभी कुछ 8-10 दिन के लिए ही उन्होंने कजाकिस्तान में अपने फौजें भेजी और वापस बॉम्बिंग की, प्रोटेस्टर्स को खत्म किया, कर्ब किया और वापस गए। उनका ये है कि जो उसके अर्स्टवाइल ये जो सोवियत यूनियन के पार्ट रहे हैं वहां ज्यादा इंटरफेयर मत करो, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट को हार्म करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही तफसील से और उसकी असल वजह क्या है, यूक्रेन पर जो तनाव है, टेंशन है, और अमेरिका कहां कहां कमजोर हो रहा है और रूस किस तरह से हावी हो रहा है, वो अपनी फौजी ताकत भी दिखा रहा है और उसका जो इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ है वो मुख्तलिफ मुल्कों में, चाहे वो सीरिया हो या कजाकिस्तान हो या अब यूक्रेन और मुख्तलिफ मुल्कों में चीन और ईरान के साथ उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये सब बता रहे हैं कि रूस एक बड़ी
ज्यादा असर्टिव ताकत बन रही है और अमेरिका की ताकत महदूद होती जा रही है। ये तमाम निशानियां, तमाम आसार हैं जिसको समझना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।